इससे पूर्व में हमने चर्चा करी कि अपर्दन की क्रिया से घाटी हिमनद जो है वो किस तरह से अलग अलग स्थलाकृतियों का सर्जन करता है। अपर्दन के साथ हिमनद एक परिवहन करने की क्षमता भी रखता है, हालांकि वो उतनी तो नहीं होती जितनी नदी में होती है। नदी तो समतल स्थापक बलों में सबसे प्रभावशाली है। देखिए, यहाँ एक बात जो है बार बार ध्यान देने वाली है कि मैं पूर्व में भी इस चीज़ को कहा कि भूगोल में कल्पना शक्ति का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो परिवर्तन पृथ्वी तल के ऊपर हम लोग देखते और महसूस करते हैं वो हम एक मानव जीवन में नहीं देख सकते। और हमारा दिमाग इस तरीके से ट्यून्ड है कि जो चीज़ हमें आँखों से देखते हैं हम उसको तुरंत समझ जाते हैं। ये जो पृथ्वी तल पर होने वाले परिवर्तन है ये बहुत लंबे समय में ये क्रिया पूर्ण होती है। लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर ये जाकर क्रियाएं पूर्ण होती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, कई 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 उस चीज़ के अंदर। तो जैसे पर्वत निर्माण की क्रिया है, ये बहुत लंबे समय में समाप्त होने वाली क्रिया है। तो इसलिए जो ये अलग अलग शक्तियाँ कार्य करती हैं उसमें नदी द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको तो फिर भी थोड़ा बहुत हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नदी तो समतल स्थापक बलों में सबसे प्रभावशाली है। तो उसका कार्य तो थोड़ा बहुत फिर भी देखा और महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी शक्तियां हैं उनका कार्य, जैसे पवन का है तो रेगिस्तानी भाग में वो भी आप थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं उन परिवर्तनों को। लेकिन ज़्यादातर ये जो परिवर्तन होते हैं बड़े धीमी गति से होते हैं। तो परिवहन क्षमता हिमनद की उतनी नहीं होती जितनी नदी की होती है, फिर भी इस द्वारा विशाल शिलाखंड भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हटा देती है। जो बर्फ है, हिमनद जो है, हिमानी द्वारा प्रवाहित किए जाने वाले कुछ पदार्थों को अपोड भी कहते हैं, ड्रिफ्ट। हिमानी द्वारा ढोए गए पदार्थों में समस्त क्रम के अर्थात छोटे बड़े सभी तरीके के पदार्थ होते हैं। कुछ ऊपरी तली में, कुछ किनारों पर और कुछ मध्य में फंसे रहते हैं। इस प्रकार हिमनद जो है बड़ी मात्रा में पदार्थों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को ले जाकर जो हिमनद है वो अलग अलग रूप में इनको जमा करता है। जमा करने का कारण, जब तापमान बढ़ने से हिमानी की बर्फ पिघलने लग जाती है तो हिमानी का वहीं पर अंतिम भाग, मतलब उसका हिमनद का वहाँ पर अंत शुरू हो जाता है। अतः हिमानी का जमाव का कार्य नदी से पूरी तरह अलग प्रकार का होता है, क्योंकि हिमानी का जमाव वास्तव में बर्फ एवं पानी की सम्मिलित क्रिया द्वारा और हिमानी के नीचे कहीं कहीं नसों की भांति बहने वाले बर्फीले पानी के प्रभाव से पूरा हो पाता है। हिमानी के जमाव से मुख्य जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो तो उनको हम मॉरिन या हिमोड कहते हैं। क्या होते हैं ये? हिमानी की जमाव से बनने वाली आकृतियों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब हिमानी बहती है तो उसके साथ बहने वाले पदार्थों अर्थात हिमोडों को उसकी स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऐसे जमाव से वहाँ का प्रदेश ऊबड़ खाबड़ व अगम्य बन जाता है। हिमानी के पीछे हटने, पीछे हिमानी तभी हटती है जब स्नो लाइन जो है वो ऋतु अनुसार ऊपर की ओर सरकती है। हिमानी के पीछे हटने एवं उसके पश्चात घाटी में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले ऐसे हिमोड अग्र प्रकार से जमा होते जाते हैं। मतलब जो सबसे बड़े हैं वो ऊपर की तरफ और जो सबसे छोटे हैं वो नीचे की तरफ। और जो ये हिमोड हैं ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे पार्श्ववर्ती हिमोड, लेटरल मोरिन बोलते हैं, मध्यवर्ती हो गया, और तलस्थ ग्राउंड मोरिन होते हैं।
तो हिमोड के अतिरिक्त जो स्थलाकृतियाँ बनाते हैं हिमानी, उसमें प्रमुख है ड्रमलिन। इसको ड्रमलिन जो है अंतिम हिमोड से पूर्व बर्फ़ के साथ लाए गए कंकड़ पत्थर बर्फीले पानी की हिलोरों एवं स्थानीय बहाव से रोड़ों के ढेर के रूप में एकत्रित होते जाते हैं। यह दूर से अंडे या उल्टी हुई नाव जैसे दिखाई देते हैं। इनका एक और का आगे का ढाल तेज और पीछे का ढाल मध्यम होता है, धीमा होता है। इनका आकार व विस्तार एक जैसा नहीं रहता। यह प्राय सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले रहते हैं। इन प्रदेशों का सामान्य धरातल दलदली होता है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों को अंडे की टोकरी का धरातल भी कहते हैं। इनका निर्माण अंतिम हिमोड के आगे पीछे बनने व मिटते रहने से, अर्थात हिमानी के आखिरी भाग के हिम प्राप्ति व तापमान के घटने बढ़ने से होता है। चूँकि इसके निर्माण में पिघले हुए बर्फ से प्राप्त पानी का भी विशेष हाथ रहता है, अतः इस हिम नदी धारा के जमाव को हिमोड कहते हैं। ड्रमलिन मेष शिला से कुछ मिलते हैं, किंतु इनमें मूलतः भिन्नता होती है। ड्रमलिन हिमानी के निक्षेपण से बनते हैं तो मेष शिला अपरदन से बनती है। ड्रमलिन असंगठित पदार्थों से बनते हैं तो मेष शिला कठोर शैल से निर्मित अवशेष होते हैं। ढाल की दिशा भी दोनों की विपरीत होती है। उसके अलावा दूर तक फैले शिलाखंड होते हैं। कभी कभार महाद्वीपीय हिमानी या बड़ी घाटी हिमानी अपने साथ विशाल आकार का पत्थर मैदानी भाग तक बर्फ़ के साथ खींचकर ले आती है। ऐसे विशाल खंड, ऐसे जो बड़े टुकड़े हैं, मध्य एवं उत्तरी यूरोप एवं महान झीलों नॉर्थ अमेरिका की जो हैं के उत्तरी भागों में फैले पाए जाते हैं। चूँकि यह अपने जन्म स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बहाए जाते हैं, अतः इन्हें विस्थापित शिलाखंड भी कहते हैं। ये शिलाखंड आसपास की चट्टानों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दूसरी जगह से लाई गई चीज़ें हैं ये। उसके अलावा विषम स्थिति के हिमोड होते। कभी कभार हिमानी की घाटी में हिम समाप्त होने के पश्चात घाटी के किनारों व ढालों पर विचित्र अवस्था में एवं अलग अलग आकृतियों में हिमोड व शिलाखंड जमा होते रहते हैं। कभी कभी ये बड़े ढेर की तरह, कभी घोंसले की भांति, तो कभी बड़े उभार या छोटी छोटी ढेरियों में की तरह मिलते हैं, आकार में जमा होते हैं। और ये जो आकृति है ये कनाडा के लैब्राडोर आदि प्रदेशों में देखने को मिलती है।